हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर फेवरेट बायोलॉजी क्लास। मेरा नाम मोहम्मद अयूबी है और मैं आपका वार्म वेलकम करता हूं इस यूनिक प्लेटफॉर्म पे जहां पर हम बोर्ड की, मेडिकल की, नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ हम अपने स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं केवीपीवाई और बायोलॉजी के जो दूसरे ओलंपियाड्स होते हैं उन एग्जाम के लिए। बेटा हम लोग इसमें आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए से हम स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं। इसमें हम रेगुलर क्लासेस जो हमारी होती हैं, रेगुलर जो क्लास होती है, वीडियोस जो होती है, उसमें हम रेगुलर स्टूडेंट्स को अपडेट करते रहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हम रेगुलर उन्हें बताते रहते हैं और साथ साथ हर वीडियो में हम लोग डीपीपी भी सॉल्व करते हैं, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो में बेटा जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है या वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? देखो बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। प्लांट का कोई पार्ट जिसके जरिए से एक नया प्लांट डेवलप कर लिया जाए उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट का कोई भी पार्ट, वो पार्ट स्टेम भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, लीफ भी हो सकता है। प्लांट का कोई भी पार्ट जिसके जरिए से हम नया प्लांट डेवलप कर लें उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अच्छा देखो बेटा, इसको समझने के लिए ऐसे समझो कि जैसे आपने देखा होगा आज का जो टॉपिक है वो असल में हमारा खेती किसानी का, एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का टॉपिक है। जिन बच्चों को फूल में या गार्डनिंग में इंटरेस्ट है उन्होंने देखा होगा जो माली होते हैं वो क्या करते हैं, जब क्योंकि सारे ही गार्डन में रोज जरूर होता है, गुलाब जरूर होता है, तो वो गुलाब कैसे ग्रो कराते हैं? गुलाब की अगर एक स्टेम कट कर लें, गुलाब की अगर एक स्टेम कट कर ली जाए और उस स्टेम को अगर ग्रो कर दें तो उस स्टेम से, उस कटी हुई स्टेम से एक नया गुलाब यानी एक नया रोज प्लांट डेवलप हो जाएगा। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है बेटा? यही वेजिटेटिव प्रोपगेशन है कि प्लांट के किसी एक पार्ट से एक नया प्लांट डेवलप कर लिया जाए। या दूसरा एग्जांपल देखो, एक तो रोज वाला हो गया जो आप लोगों ने देखा होगा, दूसरा एग्जांपल शुगर केन का एग्जांपल देखिए बेटा। शुगर केन अगर आपने देखी हो कभी शुगर केन, तो आपने देखा हो शुगर केन कैसी होती है? ऐसी होती है। ये शुगर केन है ना? ये क्या है? ये जो ब्लैक सा मैंने बनाया है ये नोड है ना? ये क्या है बेटा? ये नोड है। और आपको पता है कि नोड के बीच में क्या, दो नोड के बीच का जो पॉइंट होता है उसे इंटरनोड कहते हैं। ठीक है। अच्छा अब होता क्या है कि इसी नोड पे एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो करती हैं। ऐसे ऐसे रूट्स ग्रो करती हैं। ठीक है, ये रूट्स ग्रो करती हैं। अब अगर आप क्या करिए, इसको यहां से कट करिए, यहां से कट कर दीजिए और यहां से कट कर दीजिए और इसको ग्रो करा दीजिए, इतने पार्ट को ग्रो करा दीजिए, तो क्या होगा? एक नई शुगर केन डेवलप कर जाएगी। समझ में आया? तो आपने क्या किया, शुगर केन का एक पार्ट लिया और उसे ग्रो करा दिया, तो उससे क्या हुई? एक नई पार्ट डेवलप हो गई। तो इसे भी क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को वेजिटेटिव या रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। या तीसरा एग्जांपल देखो आपने देखा होगा आपके घर में आलू आता है, पोटैटो आलू आता है। आलू आप रख दीजिए 3-4-5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, है ना? आप देखेंगे कि आलू में व्हाइट से जो उसकी आईज होती है ना, जो उसकी आईज होती है वो ग्रो करने लगती है, वहां से एडवेंटिशियस बर्ड्स ग्रो करने लगता है। आप देखिएगा, गौर करिएगा, वहां पे व्हाइट से बर्ड्स ग्रो करने लगते हैं। अब अगर आप उन बर्ड्स को कट करिए ना और उसे ग्रो करा दीजिए सॉइल में, तो एक नया आलू डेवलप हो जाएगा। वो क्या है? वो भी बेटा क्या है? वो भी एक तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि प्लांट के किसी एक पार्ट, वो स्टेम भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, लीफ भी हो सकता है, प्लांट के किसी भी पार्ट से एक नया प्लांट डेवलप कर लेना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अब बेटा प्लांट का वो पार्ट जिसके जरिए से एक नया प्लांट डेवलप किया जाए उसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स कहते हैं। जैसे अगर ये शुगर केन का मैंने यहां पे एग्जांपल दिया ना आपको, अगर शुगर केन के केस में देखा जाए बेटा तो ये जो स्टेम होगी जिसमें, लेकिन ये शुगर केन के लिए याद रखना कभी भी कि नोड जरूरी है।
तो शुगर केन की जो स्टेम है वो क्या होगी, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होगी। इसी तरीके से आलू में वो एडवेंटिशियस बर्ड्स जो होती हैं प्लस जो ट्यूबर है यानी जो स्टेम होती है वो भी क्या होगी, वो भी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होगी। ठीक है बेटा, तो ये होता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। अच्छा देखो, जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगी ना, यानी यहां ये वाला पार्ट जो है आपने इसे ग्रो करा दिया, एक नया शुगर केन डेवलप हो गया है ना। ये शुगर केन और ये जो उसकी मदर थी भाई, ये मदर प्लांट हो गया, ये इसका ऑफस्प्रिंग हो गया। तो ये जो मदर प्लांट है और ये जो डॉटर प्लांट है, ये दोनों जेनेटिकली सिमिलर होंगे। याद रखना, दोनों बेटा जेनेटिकली सिमिलर होंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होंगे, क्लोन होंगे। भाई क्लोन ही तो होंगे। याद करिए, पीछे आइए लास्ट वाली वीडियो में, जो लास्ट क्लास हमने की थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, मैंने आपको बताया था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। ठीक है बेटा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। तो जाहिर सी बात है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो ऑफस्प्रिंग पैदा होती है वो कैसी होती है, जेनेटिकली सिमिलर होती है अपने पेरेंट्स से, इसीलिए हम उसे क्लोन कहते हैं। तो यहां पर भी क्या है, जो ये जो शुगर केन डेवलप हुआ है, ये डॉटर है, ये डॉटर शुगर केन है, ऑफस्प्रिंग है, और ये क्या है, ये मदर है, ये मदर है। तो डॉटर जो है वो अपनी मदर की सिमिलर होगी, जेनेटिकली सिमिलर होगी, और ये क्लोन होगी। ये बात याद रखिएगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी ऑफस्प्रिंग कैसी होती है, क्लोन होती है। एक पॉइंट हम लोग यहां लिख लेते हैं, पार्ट ऑफ प्लांट। आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए बेटा, साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। पार्ट ऑफ प्लांट विच इज इन्वॉल्व in the production of new plant by vegetative reproduction technique is called vegetative propagules. ओके स्टूडेंट्स, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स कहते हैं। ठीक है, वो पार्ट को। अच्छा नेक्स्ट, ये वाली बात कि जो ऑफस्प्रिंग होगी वो क्या कहलाती है, जेनेटिकली सिमिलर होती है, वो क्लोन होती है। ऑफस्प्रिंग यानी प्रोजेनी, जो बच्चा होता है ना उसे ही हम लोग ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी कहते हैं। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन is genetically similar and is called clone। उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी जहां पे स्पोर का फॉर्मेशन होता है, याद करिए आप लोगों को स्पोरुलेशन, बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, ये सारी चीजें पढ़ाई थी, क्या वहीं पे सिर्फ क्लोन बनता है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी क्लोन बनता है? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी क्लोन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितनी तरह का होता है। तो अब आप देखेंगे बेटा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक नेचुरल है, एक आर्टिफिशियल है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, एक है आपका नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एक है आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल में जैसे बेटा तीन आता है, आर्टिफिशियल में कटिंग होती है, लेयरिंग है, कटिंग है, लेयरिंग है और लास्ट में ग्राफ्टिंग है। ये तीन तरीके से होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल मतलब जिसमें हम खुद इन्वॉल्व होते हैं, यानी ह्यूमन इन्वॉल्व होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में।
मैं आपको अभी पढ़ाते हुए मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा। ये आप लोगों ने जिन लोगों के बाग है भाई, आम का सीजन है तो आम की ही बात होगी। जो आम का बाग है वहां पर आप लोगों ने ग्राफ्टिंग देखा होगा, मैं अभी समझाऊंगा आगे। और इसमें बेटा हम लोग नेचुरल में चलते हैं। अब नेचुरल जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रूट के जरिए से भी हो सकता है, स्टेम के जरिए से भी और लीफ के जरिए से भी हो सकता है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इस रूट के जरिए से देखते हैं। रूट के जरिए से देखते हैं। तो रूट के जरिए से यानी क्या मतलब कि रूट जो है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में रूट, यानी रूट अगर ब्रेक कर जाए और प्लांट में ग्रो कर दिया जाए तो उस रूट से एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा, ये है मतलब। तो रूट में जैसे डहलिया है, स्वीट पोटैटो है ना, स्वीट पोटैटो है। इसके अलावा बेटा जैसे डलबर्जिया, सीसो है, शीशम, जो शीशम का प्लांट होता है ना, जिससे दरवाजे बनते हैं, घर के दरवाजे जो मजबूत किस्म के होते हैं, बहुत खूबसूरत, शाइनिंग और बहुत मजबूत होते हैं, वो इसी प्लांट से होते हैं। डलबर्जिया, सीसो यानी शीशम के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया रूट से। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं स्टेम के जरिए से। नेक्स्ट है हमारा, अब दूसरा है, पहला रूट हो गया नेचुरल में, अब दूसरा है स्टेम। आपको ये बात पता है कि स्टेम भी 3 तरह की होती है। वो स्टेम जो पूरी की पूरी जमीन के अंदर हो, अंडरग्राउंड स्टेम, जैसे आलू देखा है, या अदरक या लहसुन, ठीक है, कभी देखा है, या प्याज, ये चीजें कभी देखी हैं आप लोगों ने। नेचुरल तरीके से ग्रो जब होती है, आलू कभी देखा है कैसे जमीन से निकलता है, प्याज कभी देखा है। जो बच्चे बेटा गांवों से जो ताल्लुक होगा जिन बच्चों का, उन्होंने जरूर देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो आप लोग जरूर गूगल पे वीडियोस देख लीजिए। अंडरग्राउंड स्टेम या सब एरियल स्टेम, यानी उसके कुछ पार्ट जमीन के नीचे होते हैं, कुछ बाहर की तरफ होते हैं। और तीसरा जो है वो एरियल स्टेम है, जो पूरी की पूरी स्टेम कहां हो, बाहर हो। तो इसमें भी आप सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम देखते हैं बेटा। आप लोगों ने जो बच्चे 12th में, मैं ये बता रहा हूं, जो बच्चे 11th में पढ़े होंगे, वहां पर आप लोगों ने जब मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा होगा, जो आपके 11th क्लास का 5th चैप्टर है, उसमें बेटा आप लोगों ने कुछ टर्म्स पढ़े होंगे। यहां पर मैं एक्सप्लेन उसे डिटेल में नहीं करूंगा। हाँ, जब मॉर्फोलॉजी में पढ़ाऊंगा आप लोग देख लीजिएगा, तो वहां पर बेटा मैं उसे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर सिर्फ आप एग्जाम्पल याद कर लीजिए, राइजोम, कॉर्म, बल्ब और लास्ट है ट्यूबर। ये 5 अंडरग्राउंड स्टेम्स में आते हैं। राइजोम का एग्जाम्पल है जिंजर, टर्मरिक, बनाना, ठीक है, बनाना भी होता है प्लस लोटस भी इसका एग्जाम्पल होता है। तो ये सारे कैसे हैं, राइजोम है ना। ये टर्म्स बेटा हम वहां पर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। कॉर्म का एक एग्जाम्पल है कोलोकेसिया, और दूसरा है जमीन कंड। ये 2 इसके एग्जाम्पल हैं, जरूर याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बल्ब का है अनियन एंड गार्लिक इसका एग्जाम्पल है। और ट्यूबर का अच्छा एग्जाम्पल है आपका आलू, पोटैटो, ठीक है, पोटैटो इसका एग्जाम्पल है। अच्छा, अब पोटैटो का जरा एक डायग्राम देखते हैं हम लोग।
दिस इज डायग्राम ऑफ ट्यूबर ऑफ पोटैटो, ठीक है बेटा, ट्यूबर ऑफ पोटैटो है। इसमें ये क्या है, ये आईज है, ठीक है, ये आईज है। यही जब जर्मिनेट करती हैं तो एक नया रूट, सॉरी एक नया पोटैटो डेवलप होता है। ये मैं ये जर्मिनेटिंग आई है, ठीक है। अब देखो कैसे आलू कैसे ग्रो किया जाता है। अब अगर मैं क्या करूं, मैं इतना पोर्शन कट कर दूं, है ना, अगर मान लो मैं इतना पोर्शन कट कर दूं बेटा, इतना पोर्शन आलू का कट कर दूं, ऐसे इतना मैं कट कर लूं, है ना, और इतने पोर्शन को मैं, इतने पोर्शन को जितना मैंने कट किया है वो जमीन में लगा दूं, तो एक नया आलू डेवलप हो जाएगा। और इसी तरीके से आलू की खेती भी इसी तरीके से की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्यूबर ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो अभी इसमें हमने क्या डिस्कस कर लिया, इसमें बेटा हमने अंडरग्राउंड स्टेम डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम। और इसका एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है स्टोलोन, स्टोलोन पहला एग्जाम्पल है इसका बेटा, स्टोलोन। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जैस्मिन, जैस्मिन है। वेलिस्नेरिया है, याद होगा वेलिस्नेरिया, ये एक्वेटिक प्लांट है, पॉलिनेशन पढ़ाया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, स्टोलोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट है रनर, फिर सकर, और सबसे लास्ट में है ऑफसेट। बेटा याद करिए, जो बच्चे 12th में हैं, याद आ रहा होगा 11th में आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी में ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, क्योंकि मैं यहां पर अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं, एक एक टर्म को एक्सप्लेन बहुत ज्यादा नहीं कर सकता हूं। हाँ, अभी मैं मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करने वाला हूं, तो मॉर्फोलॉजी की वीडियो में आप लोगों के ये सारे टर्म्स देख लीजिएगा, वहां पर हम इसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। रनर का एग्जाम्पल होगा डूब ग्रास। अभी आप सिर्फ इसके एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है, काफी चांस है इसके पूछे जाने के। डूब ग्रास है, ऑक्सैलिस है। सकर का बेटा है एग्जाम्पल क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम। और ऑफसेट का एग्जाम्पल है, ऑफसेट का एग्जाम्पल है आइकॉर्निया क्रेसिपस, आइकॉर्निया क्रेसिपस, जिसे हम लोग वाटर ह्याकिंथ भी कहते हैं, और इसे हम लोग बेटा टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, इसे देखा होगा, जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं, अगर यमुना कभी देखी हो आप लोगों ने, तो यमुना में आप देखिएगा ये बहुत ज्यादा ग्रो करता है। इसकी ग्रीन ग्रीन सी थोड़ी हार्ड किस्म की पत्ती होती है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ये सरफेस पे तैरते रहते हैं। तो ये जो आइकॉर्निया क्रेसिपस जो है, जिसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, ये मैक्सिमम जो स्टैग्नेंट वाटर होते हैं, जैसे आपका रिवर है या पॉन्ड है या लेक है, उनमें पाया जाता है। और इसमें प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत तेज होता है, जिसकी वजह से बहुत कम वक्त में ये पूरे तरीके से क्या होते हैं, ये सरफेस पे फैल जाते हैं, लेकिन ये बहुत नुकसान करते हैं। क्या क्या नुकसान होता है, एक दो चीज नुकसान बता दे रहा हूं। पहले तो जाहिर सी बात है, ये प्लांट है, इसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन होती है ना पानी की, उसे वो पूरा ड्रेन कर लेता है, अपने पास ले लेता है। जाहिर सी बात है, जब वो ऑक्सीजन ले लेगा तो जो एनिमल्स रहने वाले हैं वो पानी में, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और उनकी डेथ हो जाती है। दूसरी चीज, ये जो आइकॉर्निया क्रेसिपस है, ये इस तरह के केमिकल रिलीज करता है जिसकी वजह से पानी कैसा होता है, टॉक्सिक हो जाता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी वजह से क्या होता है, पानी में बदबू आने लगती है ना, पानी में बदबू आने लगती है, जिसकी वजह से वो पीने लायक या यूज के लायक नहीं रह जाता है। तो ये बहुत प्रॉब्लम है, ये एक तरह की वीड है, ये इंडिया का नेटिव नहीं है बल्कि बाहर से आया हुआ है। अच्छा, अब इसका जरा स्ट्रक्चर पे डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है, ये क्या है, ये बेटा ऑफसेट है। ओके, ये ऑफसेट है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने वाटर ह्याकिन का या आइकॉर्निया क्रेसिपस का मैंने दिखाया है। ये जो स्ट्रक्चर है ये आइकॉर्निया का है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है वो आइकॉर्निया का है, जिसे हम लोग वाटर ह्याकिन और टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। अच्छा, ये देखो एक दो पॉइंट मैं इसके बारे में बता दे रहा हूं। ये इन्वेसिव वीड होता है। वीड आप लोग जानते हैं, वीड मतलब होता है अनवांटेड प्लांट, जिसकी कोई जरूरत ना हो, अनवांटेड प्लांट। इन्वेसिव मतलब होता है इन्वेड करना, बहुत तेजी से अंदर ये मतलब ये अपने आप को, अपने नंबर को बहुत तेजी से बढ़ाता है। इसका रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है, प्रोपगेशन बहुत फास्ट होता है, इसीलिए इन्वेसिव वीड कहते हैं। मेनली फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, मेनली फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। ठीक है बेटा, ये ज्यादातर स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है, जैसे रिवर है, पॉन्ड है, इस तरह के उसमें। अच्छा, तीसरी चीज, ड्रेन आउट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। ये क्या करता है, ये पानी से ये ऑक्सीजन ले लेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जो एनिमल्स होते हैं, वाटर एनिमल्स, उनके लिए दिक्कत हो जाती है। देखो मैंने क्या कहा बेटा, ये जो आइकॉर्निया जो है वो इंडिया की नहीं है, नेटिव नहीं है, बल्कि हमने इसे बाहर से इंपोर्ट किया है। लेकिन और क्यों किया, इसके खूबसूरत फ्लावर की वजह से और इसके साइज ऑफ लीफ की वजह से। लेकिन एक चीज है ना कि हर खूबसूरत चीज जो है या हर चमकने वाली चीज फायदेमंद नहीं होती, या हर चमकने वाली चीज गोल्ड नहीं होती है। इसीलिए बेटा हमेशा आप चमकदार चीजों की तरफ मत भागिए, आप ये देखिए कि उस चीज में कुछ है भी या नहीं है। जिस तरफ आप भाग रहे हैं, जिस करियर की तरफ आप भाग रहे हैं, या जो करना आप चाह रहे हैं, आप पहले उससे अच्छे तरीके से एनालिसिस उसकी करिए कि जो जिस करियर की तरफ आप जा रहे हैं उसमें कुछ है भी या नहीं है, उसका कुछ स्कोप है भी या नहीं है। यहां से ये बात हमें समझ में आती है। ठीक है, एक चीज लास्ट पॉइंट की, इसका जो प्रोपगेशन होता है इज फास्ट। इसका रिप्रोडक्शन या प्रोपगेशन कैसा है, बहुत फास्ट होता है। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए हम लोग क्या कर लिए, सब एरियल स्टेम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, वो है एरियल स्टेम। नेक्स्ट है हमारा एरियल स्टेम। एरियल स्टेम मतलब जो जमीन के बाहर हो। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है शुगर केन। बेटा ये सब याद रखना एग्जाम्पल, शुगर केन है, ओपुंचिया है, और दूसरे तरह के कैक्टस है ना। ओपुंचिया है, दूसरे तरह के कैक्टस है, शुगर केन, ये इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल। अब ये हो गया हमारा स्टेम। अब थर्ड पे चलते हैं, वो क्या है, लीफ। देखो पहले, सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले मैंने बेटा यहां देखो, तो सबसे पहले हमने पहले रूट पे डिस्कशन किया, उसके बाद फिर हमने स्टेम पे डिस्कशन किया, है ना। स्टेम पे डिस्कशन किया। स्टेम के तीन तरह की, अंडरग्राउंड है, सब एरियल और एरियल। अब उसके बाद सबसे लास्ट में हमने एरियल डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग आ रहे हैं कहां पर, लीफ पे। ठीक है, लीफ पे। अब लीफ के एग्जाम्पल हैं, बहुत मशहूर एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला, बहुत ज्यादा, और वो क्या है, ब्रायोफिल्म है। बहुत ज्यादा कंपटीशन में ये पूछा जाता है बेटा। ब्रायोफिल्म जो है कई बार पूछा गया है, तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए। ब्रायोफिल्म, इसमें प्रोपगेशन कैसे होता है, लीफ के जरिए से, या एक तरह का टेरिडोफाइट है जिसे हम लोग एडेंटम काउडेटम कहते हैं, और इसे बेटा वॉकिंग
फर्न भी कहते हैं। इसे वॉकिंग फर्न भी कहा जाता है। वॉकिंग फर्न क्यों कहते हैं? असल में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए इसकी लीफ है, अब लीफ जब ये जैसे होता है जब वो प्लांट बड़ा होगा तो लीफ भी इधर उधर स्प्रेड होगी। अब जैसे ही लीफ अगर जमीन के कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा, उस लीफ से एक नया प्लांट ग्रो करने लगेगा। इसीलिए इसे वॉकिंग फर्न, जैसे जैसे स्प्रेड होता है वैसे वैसे वो और नए नए एडेंटम का ग्रो कराता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैलेंको। ठीक है बेटा, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें एक ब्रायोफिलम में जरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग लीफ का। ब्रायोफिलम की जो लीफ होती है, देखो these are adventitious birds of ब्रायोफाइलम। ठीक है बेटा, ये क्या है? एडवेंटिशियस बर्ड्स है, ये ब्रायोफाइलम है, ये ब्रायोफाइलम की एडवेंटिशियस बर्ड्स है। और यही जब ग्रो करेंगी, ये जब ग्रो करेंगी तो क्या होगा, एक नया ब्रायोफिलम बनेगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा लीफ। और नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है फोर्थ है, वो है बल्बिल। फ्लैशी बर्ड्स होती हैं। और ये जब बेटा ये किस में ग्रो करती है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अगेव, है ना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, अगेव है, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग, अगेव इसका। ठीक है, अगेव का स्ट्रक्चर जरा देखते हैं हम लोग। देखो बेटा, ये मैंने अगेव का स्ट्रक्चर बना रखा है। देखिए, आप लोग याद रखिएगा, आगे से हमेशा स्ट्रक्चर आप लोग बनाइए और इसे घर पे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मेडिकल के एग्जाम में स्ट्रक्चर बना के डायरेक्ट पूछ देगा, बताइए किसका स्ट्रक्चर है, इसके वो कौन से पार्ट है जिसके जरिए से नया प्लांट ग्रो किया जा सकता है। तो ये सारी बातें आपको क्लियर रहनी चाहिए। ये मैंने
अगेव का स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है। ये बेटा मैंने बल्बिल ऑफ अगेव बनाई है, ठीक है, बल्बिल ऑफ अगेव बनाया। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया आपको नेचुरल तरीका। देखिए आप लोग, ये देखिए बेटा, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि हाँ, नेचुरल तरीका होता है एक, और एक होता है आर्टिफिशियल तरीका। दो तरीके से होते हैं, एक नेचुरल तरीका होता है, एक आर्टिफिशियल तरीका होता है। तो नेचुरल तरीका तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, नेचुरल तरीका बेटा हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं आर्टिफिशियल तरीके पे, आर्टिफिशियल तरीके पे आते हैं। और आर्टिफिशियल तरीके से मैंने आपको बताया था 3 तरीका होता है, कटिंग है, लेयरिंग है और ग्राफ्टिंग होती है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग देखते हैं कटिंग कैसे होती है। कटिंग क्या होती है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है यानी ह्यूमन मेड है, मैन मेड है। तो इसमें क्या होगा कि हम मान लीजिए मेरी स्टेम है या लीफ है या रूट है, हमने इसको कट कर दिया, ब्रेक कर दिया इसे। अब ये जो ब्रेक करने के बाद जो दूसरा वाला पार्ट है ना, जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कह रहे हैं, अगर उसे मैं जमीन में लगा दूं तो क्या होगा, एक नया प्लांट डेवलप कर जाएगा। ये कटिंग मेथड है। इसमें देखते क्या है, इट इज दे आर द कट पीसेस ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट, स्टेम और लीफ तीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसमें बेटा जो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम आर्टिफिशियल करेंगे तो हमेशा हम क्या करेंगे कि जो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स होते हैं, आपको पता है ऑक्सिन है, जो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स होते हैं, उसे हम स्प्रिंग करेंगे प्लांट के जो पार्ट है, जो स्टेम का पार्ट है, रूट का पार्ट है, लीफ का पार्ट है, उस पर हम पहले स्प्रे करेंगे। तो पहला पार्ट ये होगा कि ये कट पीसेस होती हैं स्टेम, लीफ, रूट, लीफ की। और दूसरा क्या है बेटा, फॉर रूट प्रमोटिंग हार्मोन्स सच एज IAA, यानी आपको पता है 11th में पढ़ा होगा, जो ऑक्सिन होता है ये रूट प्रमोटिंग हार्मोन होता है। देखो है ना, ये रूट प्रमोटिंग हार्मोन है और इसमें हम इस्तेमाल करते हैं IAA, ये एक तरह का ऑक्सिन होता है, IBA एंड NAA। IAA मतलब इंडोल एस्टिक एसिड, IBA मतलब इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, और NAA मतलब नैप्थलीन एस्टिक एसिड। जो बच्चे 12th में है, जिन्होंने 11th में पढ़ रखा है, उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। और सबसे लास्ट में फिर क्यों ये कटिंग जो है, कटिंग किस महीने के लिए ज्यादा अच्छी मानी जाती है, किस महीने में जो रेनी सीजन होता है उसमें बहुत अच्छा माना जाता है ये कटिंग जो होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बेटा, कटिंग भी जाहिर सी बात है, मैंने कहा रूट की भी हो सकती है, स्टेम की भी हो सकती है और लीफ की भी हो सकती है। रूट कटिंग किस में पाया जाता है, मेनली लेमन में, रसबेरी में और ब्लैकबेरी में पाया जाता है। स्टेम कटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे टिक कर लेना तुम लोग, कई बार पूछा गया है। स्टेम कटिंग रोज में, या डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है कि रोज में कैसे होती है, तो रोज में कटिंग होती है और रोज में भी स्टेम की कटिंग होती है। अगर आपसे भले ये पूछा ना जाए कि रोज में कटिंग होती है, लेयरिंग होती है, ग्राफ्टिंग, लेकिन ये पूछे जाने के काफी क्वेश्चन है कि चांसेस है कि रूट में और शुगर केन में जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, तो वो स्टेम होता है। तो ये बात आप लोग जरूर इसमें याद रखिएगा। और लास्ट है बेटा लीफ कटिंग है, सैंसेवेरा है, जिसे स्नेक प्लांट भी कहते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा, वो है लेयरिंग, है ना, लेयरिंग है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, लेयरिंग है। लेयरिंग क्या होता है, देखिए लेयरिंग क्या होता है, मैं इसको एक डायग्राम से समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो देखो बेटा,
हम करते क्या है, लेयरिंग में क्या किया जाता है समझ लो। ये प्लांट है, ये मेरा हाथ देखिए, ये प्लांट है पूरा, ठीक है, ये बाहर की तरफ ग्रो कर रहा है। हम क्या करेंगे, जो प्लांट की सबसे नीची वाली ब्रांच होती है ना, ये एक प्लांट है, ये उसकी एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है, तीसरी ब्रांच है। हम क्या करते हैं, प्लांट की जो सबसे नीचे वाली ब्रांच, मैक्सिमम टाइम में जो नीचे वाली ब्रांच होती है ना, उसको हम डिफोलिएट कर देते हैं। डिफोलिएट मतलब, डिफोलिएशन का मतलब होता है लीफ का रिमूव करते हैं। लीफ का रिमूवल को हम लोग डिफोलिएशन कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, लीव रिमूव कर देंगे। अब लीव रिमूव करके बेटा इस, ये जो प्लांट है, ये जो सॉरी स्टेम जो है ना, इसे ये नीचे देखो, ये जमीन है, ये मिट्टी है। इसी तरीके से यहां पर भी क्या है, ये मिट्टी है, ये सॉइल वाला पोर्शन है, ठीक है, ये सॉइल वाला पोर्शन है। यहां इसी तरीके से यहां पर है। अब मैं क्या करूंगा, ये वाली स्टेम को मिट्टी में ऐसे धंसा दूंगा, है ना, इसे इसमें मैं धंसा दूंगा ऐसे, देखो ऐसे क्या करूंगा, ऐसे धंसा दूंगा। पहले मैंने क्या किया, डिफोलिएशन किया, फिर मैं क्या करूंगा, एक हल्का सा यहां कट लगाऊंगा, वो कट लगाते हैं, कट लगाऊंगा और फिर उसको जमीन पे ऐसे उसको उस पे ऑक्सीजन स्प्रे करके मैं नीचे की तरफ मिट्टी में ऐसे इसको दफन कर दूंगा। दफन मतलब समझते हैं ना आप लोग, बरी जिसे कहते हैं हम लोग, दफन कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा, कुछ दिन के बाद हम देखेंगे कि यहां जो कटा हुआ वाला पार्ट था ना, वहां पे रूट्स डेवलप करने लगती हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां से रिमूव कर लेंगे। देखो जैसे मैंने यहां दिखाया, ये प्लांट है, ये उसकी स्टेम थी, ये उसकी ब्रांच थी। हमने क्या किया, उसे मिट्टी के अंदर दफन कर दिया, है ना, मिट्टी के अंदर दफन कर दिया। अब वहां पे एडवेंटिशियस, भाई देखो जैसे यहां पर तुम्हें दिख रही है, यहां पर लीफ है, इसी तरीके से लीफ बेटा, लीफ यहां पर भी थी, लेकिन मैंने क्या किया, सबसे पहले डिफोलिएशन किया। जिस भी ब्रांच में मुझे लेयरिंग करनी है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डिफोलिएशन करूंगा। डिफोलिएशन के बाद क्या होगा, डिफोलिएशन वाले पार्ट में मैं ऑक्सीजन स्प्रे करूंगा ताकि वहां पर रूट ग्रो कर सके, और अब वो वाले पार्ट को मैं जमीन में नीचे बरी कर दूंगा, दफन कर दूंगा। हो गया यहां तक। अब उसके बाद कुछ दिन मैं उसे छोड़ दूंगा, क्यों, कुछ दिन के बाद ऑक्सीजन की वजह से यहां पर एडवेंटिशियस रूट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां से कट कर लूंगा और ये वाला पार्ट बाहर निकाल लूंगा। अब ये क्या होगा, ये एक पार्ट है मेरा, जिसको अगर मैं जमीन में लगाऊं तो एक नया प्लांट डेवलप कर जाएगा। समझ में आ गया क्लियर तरीके से बेटा? चलो, जो बात मैंने अभी समझाई है उसे मैं लिखवा दे रहा हूं। देखिए, हाँ, उसे मैं समझा दे रहा हूं। देखिए, जो बात मैंने कहा कि इसे इट इज ऑल्सो नोन एज रूटिंग कटिंग मैथड, क्योंकि रूट में ही सारा प्रोसेस होता है इसमें। रूटिंग कटिंग मैथड इन विच adventitious root is induced to grow on soft stem while it is still attached to plant। देखिए, हमारी कोशिश क्या है, हमारी कोशिश यह है कि एडवेंटिशियस रूट्स का फॉर्मेशन हो जाए इस ब्रांच में, और यह ब्रांच अभी भी मेन प्लांट से अटैच है। यही बात मैंने यहां कही है, यही बात देखो मैंने कहा कि कही है कि while it is still attached to plant, अभी भी ये प्लांट से अटैच है। तो क्या होता है, क्या करते हैं, जो लोअर सॉफ्ट बेसल ब्रांच इज डिफोलिएटेड। मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे लोअर ब्रांच होगी उसमें डिफोलिएशन यानी रिमूवल ऑफ लीफ कर देंगे। वेयर ए स्मॉल इंजरी और कट पार्ट इज पैक्ड इनटू सॉइल, वहां पर हम क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे, स्प्रे करते हैं और उसे जमीन में दफन कर देते हैं, पैक कर देते हैं, उसे ही हम लोग लेयरिंग कहते हैं। अब उसके बाद क्या होगा बेटा, डिफोलिएटेड पैक्ड ब्रांच डेवलप एडवेंटिशियस रूट and then it is separated from the mother plant and planted into soil। यानी अब हम क्या करेंगे कि उसमें एडवेंटिशियस, जो हमारी डिफोलिएटेड ब्रांच है, उसमें एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बेटा जब उसमें एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस वो जो डिफोलिएटेड एडवेंटिशियस रूट जिसमें आ गई है, उस ब्रांच को हम उसकी मदर ब्रांच से अलग कर लेंगे और उसे हम एक नए सॉइल में ग्रो करके एक नया प्लांट पा सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है लेयरिंग। अब लेयरिंग देखो अलग अलग तरह की होती है, एक टिप लेयरिंग है, सर्पेंटाइन है, ट्रेंच लेयरिंग है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है बेटा एयर लेयरिंग या गूटी। जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है एयर लेयरिंग या गूटी। ठीक है बेटा, तो सब हम लोग अब इसमें पढ़ते हैं एयर लेयरिंग क्या होता है। एयर लेयरिंग, ये इसी को हम डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार आपके। तो एयर लेयरिंग क्या होता है, पहली बार बता दूं, एयर लेयरिंग उन्हीं प्लांट्स में हम करते हैं जिनकी जो सबसे लोअर मोस्ट ब्रांच जो होती है वो इतनी बड़ी साइज की नहीं होती है कि जमीन तक आ पाए, एक बात,
या बहुत हार्ड होती है। भाई चलो मान लो जैसे अगर ये जमीन है, ये जमीन है, ये आपका प्लांट ब्रांच यहां है और इतनी बड़ी ब्रांच है, बहुत हार्ड है, मतलब अगर ये है कि अगर आप इस पर प्रेशर लगाओगे तो ये ब्रांच टूट जाएगी। आपने देखा होगा इस तरह के प्लांट्स ना भाई, अगर इस पर प्रेशर लगाओगे प्लांट टूट जाएगा। तो क्या अगर इस ब्रांच को तुम यहां जमीन तक ला सकते हो? नहीं ला सकते हो। तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में हम एयर लेयरिंग या गूटी करेंगे। क्या होता है इसमें लिख दे रहे हैं कि दिस टेक्निक इज यूज्ड इन those plant, this technique is used in those plant where lower branch does not come near the soil। ठीक है, does not come near the soil। अच्छा, अब देखते हैं जरा एक डायग्राम से, मैं आप लोगों को इसको समझाता हूं। जैसे देखो, ये एक प्लांट है, उसकी एक ब्रांच है जो बहुत हार्ड है। ये क्या बेटा? ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है। तो हमने क्या किया, ये एक ब्रांच है, ये ब्रांच है मेरी, ये सॉइल वाला पार्ट, ठीक है। देखो ये ब्रांच है, तो ब्रांच में बेटा मैंने क्या किया, सबसे पहले रिंग ऑफ bark is removed, bark is removed। bark आप लोग जानते होंगे बेटा, bark जो प्लांट का बाहर वाला जो पार्ट होता है ना, उसे bark कहते हैं, है ना। ये bark हम सबसे पहले रिमूव कर देंगे, ठीक है, bark रिमूव करेंगे। अब जब bark रिमूव कर किए ना, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये bark रिमूव किए हैं और bark में अब हम क्या करेंगे, ग्राफ्टिंग क्ले होते हैं जो कि बना होता है, मॉस है, मड है, डंग है, इनसे बना होता है, और वो यहां पर लगा देंगे। उसकी वजह से क्या होगा, इस वाले पोर्शन में जो ये जो कटा हुआ पोर्शन है, ठीक है, कटे हुए वाले पोर्शन में क्या होगा, एडवेंटिशियस रूट ग्रो कर जाएंगे। जब वो रूट ग्रो कर जाएंगे तो क्या होगा, मैं यहां से कट कर लूंगा। अब ये कट कर लूंगा तो ये मेरी एक नया प्लांट हो जाएगा। देखो ऐसे, देखो अब मैं क्या करूंगा बेटा, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर ग्राफ्टिंग क्ले लगा दूंगा ऐसे। ये ग्राफ्टिंग क्ले मैंने लगाया, ठीक है, यहां पर मैंने लगा दिया ग्राफ्टिंग क्ले। और ये ग्राफ्टिंग क्ले बेटा, इसमें क्या क्या चीज होती है, इसमें होती है मॉस है, डंग है, प्लस मड है। ये तीन चीज होती है, ये हमने यहां पे लगा दिया, ठीक है, यहां लगा दिया। अब होगा क्या, देखो, तो पहला प्रोसेस, अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राफ्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, तो पहले आप कहेंगे भाई देखिए, आप रिंग ऑफ बार रिमूव करिए, है ना, बार्क रिमूव कर दिया आपने, उसके बाद इस पे स्प्रे करिए ऑक्सिन का, क्योंकि ऑक्सिन रूट प्रमोटिंग हार्मोन है, आपने ऑक्सिन स्प्रे कर दिया। उसके बाद आप क्या करिए, इस पे ग्राफ्टिंग क्ले लगा दीजिए, आपने वो भी लगा दिया, क्ले में ये तीन चीज होगी। उसके बाद पॉलिथीन से या कपड़े से उसे पूरा पैक कर दीजिए, इसके ऊपर पैकिंग कर दीजिए पॉलिथीन से या कपड़े से, ये कर दिया आपने। उसके बाद आप इसे छोड़ दीजिए, 15-20 दिन के बाद क्या होगा, इसमें एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप कर जाएंगी। ये ग्राफ्टिंग क्ले वाले पोर्शन में एडवेंटिशियस रूट डेवलप कर जाएंगी। हो गई डेवलप। अब बेटा जब एडवेंटिशियस रूट डेवलप कर जाएंगी तो क्या है, अब आप यहां से क्या करिए,
यहां से कट कर लीजिए, यहां से बेटा कट कर लीजिए, तो ये क्या होगा, ये पोर्शन अब एक क्या होगा, एक नया प्लांट इससे ग्रो करा सकते हैं। इस पोर्शन को आप जमीन में लगा दीजिए, एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। समझ में आ गया? ये एयर लेयरिंग है या गोटी है। एयर लेयरिंग मतलब जो एयर में हम करें। क्यों कहते हैं इसे लेयरिंग, मैंने आपसे बता दिया, क्योंकि एयर लेयरिंग क्या होता है, जो लोअर मोस्ट ब्रांच होती है वो हार्ड होती है या इतनी ऊपर हो कि वो जमीन तक ना पहुंच सके, तो हम एयर में ही लेयरिंग कर देते हैं, इसीलिए हम इसे एयर लेयरिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एयर लेयरिंग का हम लोग स्टेप्स देखते हैं, स्टेप्स ऑफ एयर लेयरिंग, या जिसे हम लोग गोटी कहते हैं। तो पहला स्टेप क्या है बेटा, पहला एयर लेयरिंग का स्टेप क्या है, रिमूवल ऑफ बार्क। सबसे पहला है कि बार्क को रिमूव करिए, बार्क रिमूव हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, बोलो बेटा, दूसरा स्टेप क्या है, स्प्रे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन स्प्रे कर दीजिए, आपने कर दिया ऑक्सीजन स्प्रे। तीसरा स्टेप क्या है, ग्राफ्टिंग क्ले लगाइए, ग्राफ्टिंग क्ले लगा दीजिए। ये चीज आप लोगों ने देखा होगा गांव में बेटा, आपने देखा होगा वो जो बाग होते हैं उसमें इस तरीके से किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब आप बाग में जाएंगे, अमरूद के, आम के, दूसरी तरह के फलों के बाग में आप जाएंगे तो वहां पे पेड़ों में इस तरीके से लगा रहता है। तो आप उससे पूछेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, आप जो भी बाग का जो संभालने वाला है, जो आदमी है, उससे पूछेंगे तो वो कहेगा कि इससे नई कलम बनाई जा रही है। तो इसका मतलब ये कि उससे नया प्लांट डेवलप किया जा रहा है, इसी तरीके से। अच्छा, इस तरीके से, ठीक है बेटा, नया प्लांट डेवलप किया जा रहा है। तो ये ग्राफ्टिंग क्ले हो गया। और लास्ट है क्या कि कवर दी ग्राफ्टिंग क्ले बाई पॉलीथीन और क्लॉथ। पॉलीथीन से या इसे क्लॉथ से ग्रो कर देंगे और वहां उसमें एडवेंटिशियस रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा बेटा। फिर आप उसे कट कर लीजिएगा, वो आपका एक नया प्लांट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब लास्ट है हमारा इसमें आर्टिफिशियल में, लास्ट है ग्राफ्टिंग। लास्ट है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जो है ये एक तरह से समझो ऐसा है जैसे हम नई वैरायटी का डेवलपमेंट करते हैं। नई वैरायटी का याद करिए, क्रॉस पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक टॉपिक पढ़ाया था, याद करो, नोट्स बनाए हो तुम लोग, कंप्लीट किए हो नोट सही से, उसमें देखो तुम लोग। मैंने बेटा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मकसद क्या बताया था कि क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन वो डिजायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन हो जिसमें डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन हम इस्तेमाल करें ताकि नई किस्म की वैरायटी डेवलप हो सके। यही तो बताया था, सुपीरियर किस्म की वैरायटी डेवलप किया जा सके। ग्राफ्टिंग भी बेटा इसी तरह का प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ग्राफ्टिंग भी एक तरह का, समझो एक तरह से आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन ये तरीका होता है। इसमें हम करते क्या है, ग्राफ्टिंग में हम लेते हैं सुपीरियर रूट सिस्टम होता है, इसे हम लोग स्टॉक कहते हैं, और सुपीरियर शूट सिस्टम होता है जिसका, उसे हम लोग स्कियोन कहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। प्रोसेस तो मैं समझा दे रहा हूं, प्रोसेस उतना नहीं पूछा जाता है आपके यहां मेडिकल में, लेकिन बेटा ये दोनों चीजें तो बहुत पूछी जाती हैं, इसलिए इसे कम से कम कितनी बार टिक करो, बोलो, बोल भाई, 50 बार टिक करो। सुपीरियर रूट सिस्टम को हम लोग स्टॉक कहते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, और सुपीरियर शूट सिस्टम को हम लोग स्कियोन कहते हैं। ठीक है, देखो ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ठीक है। बहुत खराब किस्म का मैंने डायग्राम बनाया है, समझ लो बस तुम लोग। ये बेटा है स्टॉक। देखो, अच्छा अगर ऐसा किया जाए, मान लो
ग्राफ्टिंग से देखो ये चीज पॉसिबल है। मान लो ये एक आम है, आम, देखो मान लो ये एक आम है बेटा, ये एक आम का प्लांट है या एक आम की वैरायटी है जिसमें प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है, लेकिन टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट नहीं होता है। और ये दूसरे किस्म का आम है जिसमें टेस्ट बहुत है लेकिन प्रोडक्शन बहुत कम है, टेस्ट ज्यादा है लेकिन प्रोडक्शन कम है। अब क्या ऐसा आप कर सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, कोई ऐसा हाइब्रिड प्लांट बना दीजिए जिसमें प्रोडक्शन भी ज्यादा हो और टेस्ट भी ज्यादा हो? तो आप कहेंगे हाँ ऐसा किया जा सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन से ऐसा किया जा सकता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से ऐसा किया जा सकता है और हाइब्रिड बनाया जा सकता है जिसमें प्रोडक्शन भी ज्यादा हो और टेस्ट भी ज्यादा हो। ठीक है, वो तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। क्या आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए से ऐसा कुछ कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो बेटा ये मैंने आम का एक प्लांट बनाया, ठीक है, ये आम का प्लांट बनाया। ये आम का प्लांट कैसा है? इसमें सुपीरियर रूट सिस्टम है, सुपीरियर रूट सिस्टम है। तो सुपीरियर जब जिसमें रूट सिस्टम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉक है। और मान लो मैं कह रहा हूं कि ये वो प्लांट है जिसमें क्या है, जिसमें प्रोडक्शन आम की तो ज्यादा हो रही है, आम का प्रोडक्शन बहुत हो रहा है लेकिन टेस्ट नहीं अच्छा है। चलो अब ये दूसरा प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, ये दूसरा प्लांट कैसा है? सुपीरियर शूट सिस्टम है, ये बेटा सुपीरियर शूट सिस्टम है इस प्लांट में। अब इस प्लांट का मामला क्या है? इस प्लांट का मामला ये है कि इस प्लांट में टेस्ट तो है लेकिन प्रोडक्शन नहीं है। इस प्लांट में, इस प्लांट में मैं इसे रेड से बना दे रहा हूं, इस क्योन जो है बेटा मैं रेड से बना दे रहा हूं ऐसे, ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ठीक है, इस प्लांट में क्या है? प्रोडक्शन तो है, इस प्लांट में टेस्ट तो है लेकिन प्रोडक्शन नहीं है। अब अगर हम ऐसा करें कि दोनों प्लांट को जोड़ दें तो क्या ये चांसेस हैं कि प्रोडक्शन भी बढ़ जाए और टेस्ट भी बढ़ जाए? जी यही करेंगे हम। देखिए कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखो हम क्या करेंगे, मैं यहां समझा दे रहा हूं क्या करेंगे, करने वाले हैं, मैं फिर अलग से एक डायग्राम बना दूंगा। हम क्या करेंगे, इतना पोर्शन कट करेंगे, यहां से इतना पोर्शन जो स्कियॉन वाला है पोर्शन कट करेंगे, इतने पोर्शन को रिमूव कर देंगे। ये जो ऊपर वाला ये पोर्शन है, ये पोर्शन रिमूव कर देंगे और इस वाले पोर्शन को यहां पर अटैच कर देंगे। समझ में आ गया? बस यही करेंगे, उसको जोड़ देंगे, ग्राफ्टिंग क्ले से जोड़ देंगे। बोलो अरे भाई हाथ तो टूट जाता है तो जोड़ा नहीं जाता है, प्लास्टर नहीं किया जाता है। पहला कि बहुत से लोगों को ऐसा हुआ कि उंगली तक कट गई है, हाथ टूट के अलग हो गया है, उंगली कट गई अलग हो गई और उसके बाद जोड़ दी गई। ये हुआ है, देखे हो ना, तुम लोग पढ़ते रहते होंगे बेटा, आप लोग अखबारों में न्यूज़पेपर में ये सारी चीजें आती रहती हैं। यही सेम चीज हम यहां कर रहे हैं कि ये स्क्योन को हम उठा के क्या करेंगे, इसके ऊपर रख देंगे, इसको, इसका वाला जो शूट सिस्टम वाला पार्ट है उसे रिमूव कर देंगे और ये वाला का उठा के यहां रख देंगे। अब जो नया प्लांट बनेगा वो कैसा होगा? प्लांट विद सुपीरियर रूट सिस्टम एंड सुपीरियर शूट सिस्टम होगा। देखो ये स्टॉक है और हमने क्या किया, इस पे ये स्क्योन जो है वो उठा के यहां रिमूव, यहां लगा दिया ऐसे। ये स्टॉक हो गया। ठीक है, अब ये जो नया प्लांट है वो कैसा प्लांट है? वो है प्लांट बेटा, प्लांट विद हायर रूट एंड शूट सिस्टम। ये प्लांट कैसा है? प्लांट विद हायर रूट एंड शूट सिस्टम। अब इस प्लांट में क्या खासियत है? इस प्लांट में ये खासियत है कि बेटा इस प्लांट में
अब आम का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा और आम का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा और बेटा इसमें इस पेड़ के आम में टेस्ट भी होगा। तो ये हम लोग क्या होता है, ग्राफ्टिंग होती है, इसे हम लोग ग्राफ्टिंग कहते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, ग्राफ्टिंग सिर्फ डाइकॉट प्लांट में ही पॉसिबल है, मोनोकॉट प्लांट में पॉसिबल नहीं, क्योंकि सिर्फ उन्हीं प्लांट्स में ही पॉसिबल होती है ग्राफ्टिंग जहां पर क्या पाया जाए, जहां पर बेटा कैम्बियम पाया जाए। ये देखो ये आपस में जुड़ जाती है, स्टॉक और स्कियोन आपस में, ये देखो मैं यहां पे ऐसे बना दे रहा हूं, इसे क्या कहेंगे, ग्राफ्टिंग क्ले। ग्राफ्टिंग क्ले के जरिए से आप दोनों को एक दूसरे से जोड़ देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। एक दो बात मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। in which two type of plant, it is a technique in which two type of plant is joined with each other to form composite plant, to form a composite plant। ठीक है बेटा, कंपोजिट प्लांट। ठीक है, इट इज ग्राफ्टिंग इज ओनली पॉसिबल इन डाइकॉट प्लांट। ठीक है बेटा, डाइकॉट प्लांट में ही पॉसिबल होती है, बिकॉज इन मोनोकॉट प्लांट कैम्बियम इज एब्सेंट। डाइकॉट प्लांट में, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा, तो डाइकॉट प्लांट में इसलिए पॉसिबल होती है क्योंकि वहां पे कैम्बियम प्रेजेंट होता है। तो जहां पर कैम्बियम होगा उन्हीं प्लांट्स में ग्राफ्टिंग पॉसिबल होती है। तो आज की क्लास बेटा हम लोगों ने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया, डिटेल में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक होता है, जिसमें प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के जो इवेंट्स होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।